नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी इसका चैप्टर नंबर 29। इस चैप्टर में योगानंद जी ने अपने और रविन्द्रनाथ टैगोर जी के जो विद्यालय थे, उनकी तुलना की है, उनका कंपैरिज़न किया है। कंपैरिज़न में कहीं पर भी किसी चीज़ को कम या ज़्यादा बताने की कोशिश नहीं की गई है और ना ही ऐसी कोशिश तुलना करते समय या कंपैरिज़न करते समय की जाती है। बेसिकली तुलना करने का पर्पज़ यहाँ पर ये है कि कौन-सी चीज़ें इनके यहाँ होती थी, कौन-सी चीज़ें उनके यहाँ होती थी, कौन से लेवल पर दोनों के ही विद्यालय यानी दोनों के ही स्कूल्स समान थे और कौन-सी ऐसी चीज़ें थी जो इनके स्कूल में थी और रवीन्द्रनाथ टैगोर जी के स्कूलों में या विद्यालयों में नहीं हुआ करती थी। ठीक है? तो क्या-क्या अंतर थे, क्या-क्या समानताएँ थी, इसके बारे में बात की गई है। किसी भी चीज़ को अच्छा या बुरा या हम अच्छी शिक्षा देते थे, वहाँ कम अच्छी शिक्षा मिलती थी, ऐसा कुछ इसमें नहीं किया गया है, राइट? किसी भी चीज़ की तुलना अच्छे या बुरे या किसी स्केलिंग के आधार पे नहीं की गई है कि अच्छी थी मेरे कंपैरिज़न में या मेरे कंपैरिज़न में बुरी थी, राइट? ऐसा कुछ नहीं किया गया है। तो तुलना का यही अर्थ होता है। एक समालोचना जिसको कहते हैं ना, वो यही चीज़ यहाँ पे की गई है और कैसे समालोचना की जाती है, कैसे जब हम किसी के साथ चीज़ों को कंपेयर करें तो हमारी जो दृष्टि है वो कैसी होनी चाहिए और हमारे भाव कैसे होने चाहिए और हमारी तमीज़ कैसी होनी चाहिए। किस तमीज़ के साथ हमें 2 चीज़ों को कंपेयर करना चाहिए, वो तमीज़ यहाँ पर योगानंद जी ने साफ-साफ हमें दिखाई है, हमें सिखाई है। और इसमें सीखने लायक बहुत कुछ इस चैप्टर में नहीं है, बहुत छोटा-सा चैप्टर है। इसकी शुरुआत होती है भोलानाथ नाम के एक शिष्य से जो कि रवीन्द्रनाथ जी का शिष्य था। रवीन्द्रनाथ टैगोर जी का शिष्य, वही रवीन्द्रनाथ टैगोर जिन्होंने कि आपका ये जनगण मन लिखा है, ठीक है? वो शिष्य एक बार जो है योगानंद जी से मिलने के लिए आया था। तो योगानंद जी ने ये भोलानाथ से बात करते-करते इस बात को बताया कि वो भी एक बार रवीन्द्रनाथ जी से मिल चुके हैं। और भोलानाथ से बातों-बातों में उन्होंने ये बातें बताई कि जब वो नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुके थे, यानी रवीन्द्रनाथ टैगोर जी जब नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुके थे, तो उसके बाद वो उनसे मिलने गए थे। और जब वो उनसे मिलने गए तो उन्होंने अपने अनुभव जो रहे जो रवीन्द्रनाथ टैगोर जी से बात करने के बाद या उनसे मिलने के बाद जो भी अनुभव रहे, वो अनुभव हम सबसे उन्होंने इस चैप्टर में बताए हैं। उन्होंने ख़ास करके ये बात ज़रूर बताई है कि किस तरीके से रवीन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपने जो क्रिटिक्स थे, जो आलोचक थे, उनको जवाब दिया जब उनको नोबेल पुरस्कार मिल गया, ठीक है? हुआ ये था कि जो रवीन्द्रनाथ टैगोर जी थे, उन्होंने बंगाली जो साहित्य था, जो बंगाली लिटरेचर था, उसको लिखने की एक नई ही शैली या एक नई ही स्टाइल विकसित कर ली थी, जिसकी वजह से लोग उनका मज़ाक उड़ाया करते थे। जैसे कि अगर आप आज की डेट में देखें, तो रामचरितमानस घर-घर में पाई जाती है, ठीक है? बहुत ही कम घर अब ऐसे बचे हैं जिनमें रामचरितमानस अब नहीं मिलती। अगर आप हिंदू हैं, सनातन धर्म के मानने वाले हैं, तो आज इतनी आध्यात्मिक उन्नति हो चुकी है सन 2024 में कि अब हर घर में लगभग जो है, जो भी हिंदू है, वो अपने घर में रामचरितमानस या कोई भी ऐसा ग्रंथ जो भगवान राम से संबंधित हो, वो ज़रूर रखता है। लेकिन ख़ास करके मैं रामचरितमानस की बात करना चाहूँगा यहाँ पे। रामचरितमानस जो है, वो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी थी और गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखी थी, तो इस बात का ध्यान रखा था कि वो संस्कृत में नहीं लिखेंगे। वो लिखेंगे आम बोलचाल की भाषा में क्योंकि राम सबके हैं, इसलिए जो संस्कृत नहीं समझ सकते, जो आम बोलचाल की भाषा बोलते हैं, उन तक भी श्री राम का चरित्र पहुँचना चाहिए और यही उनका सबसे बड़ा योगदान है। नहीं तो भगवान श्री राम को जिस स्तर पे आज हम जानते हैं, उस स्तर पे शायद हम तक भगवान श्री राम से संबंधित ज्ञान नहीं पहुँच पाता क्योंकि रामायण पूरी तरीके से जो वाल्मीकि जी ने लिखी थी, वो संस्कृत में थी और जो तुलसीदास जी थे, उन्होंने उस समय को समझा। वो समय ऐसा था जिस समय अकबर का शासन भारत में चल रहा था, मुगलों का शासन चल रहा था। गुरुकुल उस लेवल पे नहीं थे, गुरुकुल नष्ट भी हो चुके थे, गुरुकुल परंपरा नष्ट हो चुकी थी। और उस तरीके से संस्कृत भाषा का या जो उच्च स्तर का जो ब्रह्म विज्ञान जिसको कहते हैं, जिसको ज्ञान कहते हैं, वो देने वाले लोग बहुत कम बचे थे। तो जो कुछ भी बचे थे, उनमें से एक तुलसीदास जी थे। तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि राम सबके हैं, इसलिए जो राम के बारे में जो बातें हैं या राम का जो चरित्र है वो सभी तक पहुँचना चाहिए और वो पहुँचने का एकमात्र रास्ता ये है कि उसे जनसाधारण की भाषा में पहुँचाया जाए। इसीलिए उन्होंने अवधी भाषा में लिख करके रामचरितमानस को हमारे सामने रखा। तो जब वो ये काम कर रहे थे तो उन्हें भी आलोचना का सामना करना पड़ा। उनकी भी आलोचना हुई कि तुम ये क्या करने जा रहे हो? संस्कृत में लिखी हुई रामायण जो है उसको रामचरितमानस के नाम से अब तुम इस भाषा में लिखोगे। तुम जानते भी हो कि इसका क्या अर्थ है? क्या तुम्हें लगता है कि ये सही है? या ये निर्णय कौन करेगा कि तुम सही कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो? लेकिन उन्होंने लिखा क्योंकि उनके दिमाग में बस एक बात थी
कि मेरा उद्देश्य पवित्र है। भगवान राम सबके हैं, ये किसी एक के नहीं हैं। उनका उद्देश्य पवित्र था और उन्होंने सामान्य अवधी भाषा में जो है इस रामचरितमानस को हमारे सामने रख दिया। यही चीज़ रवीन्द्रनाथ टैगोर जी के साथ हुई। उन्होंने जो बंगाली लिटरेचर था, बंगाली लिटरेचर को उन्होंने कुछ इस तरीके से उसमें चीज़ें शामिल की, उन्होंने कुछ इस तरीके से अपनी बातों को सामने रखना शुरू किया सो दैट आम बोलचाल में जो बंगाली व्यक्ति होता है उसको बंगाली साहित्य और साथ-साथ जो उनकी जो बातें हैं, उस बंगाली साहित्य के माध्यम से थोड़ा आसानी से समझ में आ सकें, लोगों के साथ कनेक्ट आसानी से हो सके। लेकिन जब वो इस तरीके से लिखते तो उनके जो समकालीन लोग थे, जो समालोचक होते हैं ना, जो क्रिटिक्स होते हैं, जैसे आज की डेट में होता है ना कि मोदी जी ने कोई फैसला लिया या भारत सरकार ने कोई फैसला लिया, तो क्रिटिक बैठे होते हैं आलोचना करने के लिए, राइट? तुरंत बैठे होते हैं और उनको तुरंत कमी ही ढूँढनी होती है। ठीक उसी तरीके से समालोचक, आलोचक जो भी कह लीजिए वो हर समय रहे हैं और रवीन्द्रनाथ टैगोर के भी जो आलोचक थे उनको कपोत कवि कहा करते थे। कपोत का मतलब होता है कबूतर, ठीक है? तो उनका बहुत भद्दा मज़ाक उड़ाया करते थे। लेकिन ये तब तक चलता रहा जब तक कि उनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिल गया और जब उनको नोबेल पुरस्कार मिल गया तब जाकर के ये लोग शांत हुए। शांत क्या हुए, हालत ऐसी हो गई कि पूरी की पूरी जो है गाड़ी भर करके, ट्रेन की ट्रेन भर करके इनके शांति निकेतन आप जानते होंगे ग रवीन्द्रनाथ टैगोर जी का जो आश्रम था वो शांति निकेतन के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में भी आप चाहें तो पढ़ लीजिएगा, इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा नहीं बताया गया है, ठीक है? लेकिन शांति निकेतन इनका एक आश्रम था और वहीं पर उनके सारे विद्यार्थियों के साथ वो रहा करते थे। तो शांति निकेतन में वो लोग इनसे मिलने आए जो इनके प्रशंसक थे और साथ ही वो लोग भी इनसे मिलने आए, जो इनकी बुराई करते नहीं थकते थे, इनके आलोचक भी वहाँ आए। और जिस तरह के जवाब उन्होंने अपने आलोचकों को दिए, आप इस चैप्टर में पढ़ सकते हैं, आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आलोचना का जवाब समय आने पर दिया जाता है क्योंकि जब तक उनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था, तब तक जो भी आलोचना उनकी होती रही, उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब उनको नोबेल पुरस्कार मिल गया, तब जब लोग इनके पास आए, इनसे मिलने के लिए, इसी उम्मीद में आए होंगे। जिस भी उम्मीद में आए हों, तो जब उन्होंने आकर के इनकी प्रशंसा में बातें शुरू की, तो उन्होंने कटाक्ष किया वहीं पर, ठीक है? क्योंकि वो मक्खन पॉलिश करने ज़्यादा आए थे, रेदर दैन कि उनकी तारीफ़ करने, राइट? क्योंकि उनकी नज़र में तो कुछ लोगों की नज़र में तो ये भी होता रहा होगा कि पता नहीं कैसे इसको मिल गया, इसको किसने दे दिया यार? क्या अंधा था आदमी या फिर वो बेवकूफ़ आदमी था जिसने इनको नोबेल पुरस्कार के लिए चुन लिया? कुछ ऐसे सोचने वाले भी रहे होंगे। अक्सर ऐसा होता भी है, ठीक है? सामान्य जीवन में भी हमारे आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। कई बार लगने लगता है, अरे यार इसको कैसे इसके साथ कैसा कैसे हो गया? ये इसने ऐसा कैसे कर दिया? कई बार लोग कहते हैं ना कि इस गधे को कैसे मिल गया? अरे यार वो तो बड़ा अजीब-सा था, ये पता नहीं ऐसे-ऐसे लोगों को भी ऐसी-ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं। इस तरह की बातें करते हैं। तो ऐसी बातें करने वाले भी लोग रहे होंगे और इस बात को रवीन्द्रनाथ टैगोर जी जानते थे और उन्होंने इसीलिए एक कटाक्ष किया, वो आप जाकर के पढ़ लीजिएगा कि क्या किया था। बहुत डिटेल में वो इंटरेस्टिंग कोई ऐसा इंटरेस्टिंग पार्ट नहीं है जो यहाँ पर डिस्कस किया जाए। बट हाँ, यू कैन लर्न कि हाँ, किस तरीके से जवाब और कब जवाब दिए जाते हैं, राइट? तो हमें यहाँ पर एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि चाहे लोग हमारी कितनी भी आलोचना करें, उनकी आलोचनाएँ, उनके विचार, वो हमें क्या कहते हैं, उनका हम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है? हमें केवल अपना काम करना चाहिए। अगर हमें लगता है कि हमारा उद्देश्य सही है तो हमें उस काम में लगे रहना चाहिए। उससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं सोचना चाहिए और अपने काम को पूरा करके ही रुकना चाहिए। ठीक है? और क्योंकि आप ये समझ जाइए कि जो रवीन्द्रनाथ टैगोर जी थे, उनका सम्मान पूरे भारत में तब तक कहीं नहीं हुआ जब तक कि नोबेल प्राइज़ नहीं उनको मिल गया। तब तक लोगों ने बहुत कुछ नहीं समझा और जब नोबेल प्राइज़ मिल गया यानी अंग्रेज़ों ने उनकी प्रतिभा को समझा। हमारी सबसे बड़ी समस्या की ओर भी यहाँ पर इशारा किया गया है कि हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि पूरे भारत में किसी भी चीज़ की तारीफ़ भारतवासी के हाथों हो जाए या भारत के लोग उस चीज़ को पसंद करने लगें, इसको कोई वैल्यू नहीं देता। जब वो बाहर का कोई आदमी, कोई अंग्रेज़, कोई किसी और देश का व्यक्ति या कोई बड़ी संस्था उस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ कर ले, तो अपने आप हम ये मान लेते हैं कि हमें ना इसका सम्मान करना चाहिए। हमें भी इस चीज़ का सम्मान करना चाहिए सो दैट उस बड़ी संस्था के साथ हमारा माइंडसेट सिंक माना जाए और हम भी उतने ही बुद्धिमान माने जाएँ। उसी लेवल के माने जाएँ जिस लेवल की वो संस्था है जिसने इन्हें चुना है। तो हम एक झूठे अहंकार से एक इसको हीन भावना कहते हैं, ये अहंकार भी नहीं है, ये हीन भावना है। हमें कोई चीज़ अगर अच्छी लगती है तो हम दिल से स्वीकारें ना। हम क्या करते हैं कि दिल से स्वीकारते नहीं हैं। जब कोई बाहर वाला या कोई बहुत बड़ी संस्था उसकी तारीफ़ कर देती है, उसके महत्व को बताने लगती है, तब हम अपने आप को समझाते नहीं, मनाते नहीं बल्कि हम उसके सुर में सुर मिला लेते हैं। ये इसी को हीन भावना कहते हैं। हमें अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है। तो यही चीज़ भारतवर्ष की एक समस्या है,
जो कि यहाँ पर इशारे में बताई गई है, रवीन्द्रनाथ टैगोर जी के इस इस संदर्भ के, इस प्रसंग के माध्यम से, है ना? सो ये चीज़ हमें समझनी होगी और यहाँ पर जो बुक में छोटी-छोटी चीज़ें, छोटे-छोटे इंसिडेंट जो हमारे सामने रखी गई हैं, वो इशारा हैं। बताने के लिए काफ़ी हैं ये कि हमें किन चीज़ों से सावधान रहना चाहिए और किन चीज़ों की चिंता नहीं करनी चाहिए, राइट? अब आगे चल कर के उन्होंने ये बताया कि जब वो रवीन्द्रनाथ टैगोर जी से मिलने गए थे, तो वहाँ पर उनके साथ आश्रम में रहते हुए उन्होंने अपने और उनके विद्यालयों के बारे में बातचीत की। दोनों ने कंपैरिज़न किया कि हमारे और उनके हमारे दोनों के विद्यालयों में क्या समानता है और क्या अंतर है। तो समानता ये थी कि दोनों ही प्रचलित शैली से यानी कि जो एक जो चलने वाला सिस्टम होता है जिसको कहते हैं ना कि हाँ यार ऐसा ही चलता है। ये विद्यालय है तो ऐसा ही होगा, एक कमरा होगा उसमें पंखा लगा होगा, टीचर आएगा ब्लैक बोर्ड पे लिखेगा, चला जाएगा और लास्ट में सारे बच्चे जब छुट्टी हो जाएगी तो क्लासरूम से बाहर निकलेंगे, घर को चले जाएँगे। तो क्लासरूम एजुकेशन जो थी उससे दोनों के ही विद्यालय दूर थे। यानी कि शांति निकेतन में जो एजुकेशन दी जाती थी जो कि रवीन्द्रनाथ टैगोर जी का आश्रम था और योगानंद जी के जो विद्यालय थे जहाँ पे योगानंद जी के जो शिष्य थे वो पढ़ा करते थे, दोनों में समानता यही थी कि दोनों ने ही खुले आसमान के नीचे अपने छात्रों को छोड़ रखा था। बात ये है कि जो नेचर है, जब आप उसके नज़दीक रहते हो, तो ही आपको फ़ायदा होता है। जब आप नेचर के नज़दीक रहते हो, तो नेचर के साथ सिंक हो जाते हो। नेचर का गुण है कि वो जैसे चीज़ों को ले रही है, वैसे ही रिसाइकिल करके वापस कर रही है। वो बड़ी ही सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, किसी भी चीज़ को नुकसान नहीं कर रही, कोई नुकसान नहीं पहुँचा रही, कोई कोई भी ऐसा काम नहीं कर रही जिससे किसी दूसरे प्राणी से कुछ छीना जाए, राइट? तो इस तरह की चीज़ें जब नेचर के साथ हमें देखने को मिलती हैं, उसे निहारने का मौका मिलता है, तो हमारे जाने बिना ही हमारी जो भीतरी ऊर्जा है, वो इस लेवल पे इस नेचर के साथ सिंक होने लगती है कि हमारा व्यवहार, हमारा जो मन है, वो दोनों ही शांत होने लगता है। और जब ये मन शांत होता है, तभी नई चीज़ों को खोज पाता है। अक्सर आपने देखा होगा, अक्सर क्या यही होता ही है, जितनी भी वैज्ञानिक खोजें हुई हैं, चाहे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम खोजा हो, वो कैसे खोजा? वो प्रकृति को ही तो निहार रहा था। वो नेचर को ही तो बहुत नज़दीक से देख रहा था कि कोई चीज़ नीचे गिरती है, आज कोई चीज़ टूट के गिरती है, तो वो नीचे ही गिरती है, ऊपर नहीं चली जाती है। क्या रहस्य है? वो नेचर को ही निहार रहा था, नेचर के बीच में ही रहता था। तब जाकर के वो इस चीज़ को समझ पाया। तो नेचर के बीच जितना रखा जाएगा स्टूडेंट्स को, जितना आप नेचर के साथ अपने आप को जोड़ने की कोशिश करेंगे, उतने ज़्यादा से ज़्यादा रहस्य, चाहे वो फिलॉसॉफिकल लेवल पे हों, साइकोलॉजिकल लेवल पे हों या साइंटिफिक लेवल पे हों, आपका जैसा माइंडसेट है, उस माइंडसेट के लेवल पर आप वहाँ तक पहुँचने में सक्षम हो पाएँगे। आसान होगा आपके लिए, बशर्ते कि आप प्रकृति से जुड़ें। तो प्रकृति से जुड़ना ही योग है। इस योग के साथ ही योगानंद जो है अ, एक साधारण से व्यक्ति से जिसका नाम मुकुंद था, वहाँ से वो योगानंद तक का सफ़र तय कर पाए, राइट? तो दोनों के ही विद्यालय, चाहे शांति निकेतन हो, रवीन्द्रनाथ टैगोर जी का, चाहे योगानंद जी का हो, दोनों के ही विद्यालय प्रकृति के बहुत नज़दीक थे। अंतर ये था कि शांति निकेतन में योग की शिक्षा नहीं दी जाती थी, बाकी सब कुछ सेम ही था, ऑलमोस्ट सेम ही था। यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है और साथ में अंत में उन्होंने कुछ जानकारी दी है रवीन्द्रनाथ जी के बारे में, जिनके बारे में आप लोगों को भी शायद पता होगा। रवीन्द्रनाथ जी के पिता, भाई सबने ही अपने-अपने क्षेत्रों में नए-नए कीर्तिमान स्थापित किए थे। जैसे कि इनके एक भाई थे अवनींद्रनाथ टैगोर, वो चचेरे भाई थे। तो अवनींद्रनाथ टैगोर जो है उन्होंने चित्रकारी के फ़ील्ड में यानी कि जो पेंटिंग-वेंटिंग है उसके फ़ील्ड में काफ़ी अच्छा नाम कमाया था और आज़ादी के समय की जो बहुत सी पेंटिंग्स हैं वो उनके समय की ही हैं, राइट? उनकी उनके द्वारा बनाई हुई बहुत सी पेंटिंग उस समय की ही हैं, ठीक है? तो ये था पूरा चैप्टर बहुत कुछ नहीं था इसमें बताने लायक सो बहुत जल्दी समाप्त भी हो गया और इसी के साथ आप सबसे मैं यहाँ पर विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।